नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता। आज फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस सुनहरी सुबह के साथ हमारे YouTube चैनल ETC एजुकेशनल ग्रुप में। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो अनुसूचियों को मैं 5 मिनट में याद कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मेरा लेक्चर 5 मिनट का होगा, मतलब मेरा ऐसा तरीका होगा कि आप इस अनुसूची को अगर आज पढ़ लेंगे, आज देख लेंगे, तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में, स्पेशली वनडे एग्ज़ाम में अनुसूचियों से अगर प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है ये मैं आपको पहले बता दूँ तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। और जैसे इन 12 अनुसूचियों को मैंने पहले से लिख करके रखा हुआ है यहाँ, जिससे ज़्यादा समय ना लगे आप लोगों को। प्रश्न आया हुआ है जैसे भारतीय संघ के पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। 4 ही ऑप्शन देते हैं, आंसर है आपका दूसरी अनुसूची। तो ऐसे ही अनुसूचियों की भाषा प्रश्न के लिए वो किसी भी प्रकार से बना सकता है। आपको अनुसूचियों में मेन कंटेंट पकड़ना है। अगर उस मेन कंटेंट को आपने याद रखा तो 12 अनुसूचियों के 12 छोटे छोटे मेन कंटेंट्स हैं और इन कंटेंट्स को आप याद रखिए। आपका अनुसूची का एक प्रश्न जो आएगा वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। और यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान कहता है। तो आइए मैं आपको याद कराता हूँ पहले इन अनुसूचियों को। पहली बात, संविधान में 8 अनुसूचियां मूल रूप से थी, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना, अनुसूचियों की संख्या थी 8। फिर इसके बाद 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई अमेंडमेंट करके, और आज वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स की संख्या है 12। तो आइए इन 12 अनुसूचियों को देखते हैं। पहली अनुसूची है भारतीय संघ के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। भारतीय संघ के घटक को आप ऐसे याद रखिए, जैसे हम कभी भी किसी भी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय देते हैं। वैसे ही इस पहली अनुसूची में भारत का परिचय है। परिचय मतलब भारत है क्या, भारत के अंतर्गत है क्या। घटक, कंपोनेंट्स का मतलब क्या, उसके अंदर क्या है। तो सिंपल सा, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो बस यही है भारत का परिचय। मतलब पहली अनुसूची में क्या हुआ, भारत का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, कंपोनेंट ऑफ इंडियन यूनियन। मतलब इस कंपोनेंट में, इस इंडियन यूनियन में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको मिलाकर के ये पूरा भारतीय संघ कहलाता है वर्तमान में। इसके पहले 9 यूटी थे, उसके पहले 6 यूटी थे। ठीक है, तो यूटीज ये सब तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के भारतीय संघ है। ये पहली अनुसूची बताती है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। पहली अनुसूची परिचय। ठीक है, तो दूसरी, तो आप शॉर्ट में याद रख लीजिए, ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए, परिचय। भारत का परिचय मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। फिर दूसरी अनुसूची, भारतीय संघ के पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंस। मतलब अब इतना बड़ा जो भारत है, विशाल भारतीय संघ है, इस भारतीय संघ को चलाने के लिए बहुत सारे पदाधिकारी भी होंगे, क्योंकि हर संस्था को, हर एक सेक्टर को चलाने के लिए पदाधिकारी ही होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर इस भारत को चलाने के से आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। पहले आप इंटरव्यू में गए तो परिचय दिया, ठीक है। परिचय देने के बाद आपकी जो भी बातें हुई, आप सेलेक्ट हो गए।
और सेलेक्ट होने के बाद आपको एक पद दिया जाएगा कि महोदय जी आपका ये पद होगा, या आप किसी जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं वो इंटरव्यू किसी न किसी पद के लिए होगा। ठीक है, तो पहले में परिचय, और परिचय के बाद अब जब इंटरव्यू आपका हो गया, बातें हो गई, कन्वर्सेशन हो गया, तो उसके बाद हो गया आपका एक पद निश्चित हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर पदाधिकारी और पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख, मतलब इंटरव्यू हुआ, परिचय हुआ, परिचय में एक पद मिला और पद जिस पद पर आप काम करेंगे उसकी एक सैलरी होगी, बिना सैलरी के तो कोई काम करेगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से पदाधिकारी और पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, तो पहले में परिचय, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी और पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख। पहले में परिचय, परिचय के बाद पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख। किस प्रकार के पदाधिकारी, ये भी शॉर्ट में जान लीजिए। जैसे एग्जांपल, भारत के मेन जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इत्यादि ऐसे जो पदाधिकारी हैं, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख। तीसरी अनुसूची में ये जो पदाधिकारी है भारतीय संघ के अंतर्गत, उन पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख, ओथ। जैसे आप ही अगर सिविल सर्विस एग्जाम्स में सेलेक्ट हो गए तो इंटरव्यू होगा, एग्जाम को आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पहले परिचय दिया, परिचय के बाद आपका जब इंटरव्यू ठीक ठाक गया तो जो इंटरव्यू होगा उसके बाद आपको नंबर के हिसाब से आपको पद दिया जाएगा। फिर पद के बाद आपकी जब पद आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहीं पर आपकी शपथ भी होगी। ठीक है, तो पद शपथ हो गई, फिर शपथ के बाद आपका वेतन भत्ते हो गए। वेतन भत्ते के बाद आपका जो काम होगा, मतलब जिस पद के लिए आप स्टार्ट करने वाले हैं उस पद को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले शपथ लेनी पड़ेगी। तो कोई भी पदाधिकारी हो, आप देखिए भारतीय संघ के अंतर्गत कोई भी मंत्री हो, नेता हो, किसी IAS बनना हो, IPS बनना हो, पुलिस बनना हो, हवलदार बनना हो, भाई किसी भी काम को करने के लिए पहले शपथ होती है। ठीक है, जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में। फिर चौथी अनुसूची में है राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे पढ़िए कि भारत में राज्य हैं और संघीय क्षेत्र हैं। राज्य का मतलब स्टेट्स हुआ, संघीय क्षेत्र का मतलब हुआ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज, तो जो भी भारत में राज्य हैं और यूटीज हैं, तो इन राज्यों और यूटीज को राज्यसभा में सीटें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। फिर लोकसभा की सीटें भी राज्य और यूटीज के लिए ही होती हैं, लेकिन वहाँ पर पर्टिकुलर जो व्यक्ति जो निर्वाचन होता है वो जनता के अनुसार होता है, जनता के द्वारा निर्वाचन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राज्य और संघीय क्षेत्रों में जो राज्यसभा के लिए जो सीटें होती हैं, राज्यसभा का निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं होता है। यहाँ पर राज्यसभा की सीटों का निर्वाचन राज्यसभा की सीटों का जो निर्वाचन होता है वो राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के जो विधायक होते हैं, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा होता है। ठीक है, तो किस राज्य और यूनियन टेरिटरी को कितनी सीटें राज्यसभा के अंतर्गत दी जाएंगी, कैसे दी जाएंगी, इन सभी बातों का वर्णन है चौथी अनुसूची में। देखिए, पहले में परिचय, दूसरे में वेतन भत्ते। आपको शॉर्ट में ट्रिक में बता रहा हूँ कि आपको केवल मैंने कहा ना कि आपको मेन कंटेंट पकड़ना है। मेन कंटेंट क्या है यहाँ पर? पहली अनुसूची का मेन कंटेंट है परिचय। परिचय मतलब 28 राज्य और 8 यूटी। दूसरी अनुसूची का मेन कंटेंट है वेतन एवं भत्ते। किसके वेतन भत्ते? पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। फिर तीसरी में क्या मेन कंटेंट है? तीसरी का मेन कंटेंट है आपका शपथ का उल्लेख। किसकी शपथ? जो पदाधिकारी है, मंत्री, न्यायाधीश वगैरह है। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघीय क्षेत्रों की के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो राज्यसभा में सीटें किसको दी जाएंगी? राज्य को और यूटीज को। ठीक है, फिर पांचवी अनुसूची में आ जाइए, तो इसमें है अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख, एडमिनिस्ट्रेशन का उल्लेख। किसके एडमिनिस्ट्रेशन? जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं और जो ट्राइब्स, जो अपने भारत में जनजातियां हैं, ट्राइबल्स हैं। तो भारत में ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रमुख रूप से जनजातियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, या जनजातियां विलुप्त हो रही हैं, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को एक नोटिफाई कर दिया था, सूचीबद्ध कर दिया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऐसे क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। और उस अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाली जो जनजातियां हैं, तो उन जनजातियों और उन क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की जाएगी, या क्या व्यवस्था की जाएगी, इन सभी बातों का उल्लेख है आपका किस अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में। तो
5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख। थोड़ा सा लाइन बड़ी हो गई है, ठीक है। तो बस 5वीं आपको थोड़ा सा डिफरेंस है। 5वीं और 6वीं जो है एक जैसी है लगभग। तो यहाँ पर जो 5वीं अनुसूची है, यहाँ पर किसी भी राज्य या क्षेत्र पर्टिकुलर किसी नाम का उल्लेख नहीं है। यहाँ पर सीधा कह दिया गया अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख। और 6वीं अनुसूची में यहाँ पर 4 राज्यों के बारे में बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का जो प्रावधान है ये 6वीं में है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इन पर यहाँ का जो प्रशासन होगा, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा ट्राइबल्स एरियाज का, ये इसको दिया गया है 6वीं अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में किसी भी राज्य वगैरह का उल्लेख नहीं है। तो 5 में आप ये समझिए कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र आएंगे वो सब 5 में आ जाएंगे। और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र आएंगे वो आपकी इस अनुसूची में 6वीं अनुसूची में आ जाएंगे। आप तो ये 4 राज्य याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आम ताम ये एक छोटी सी ट्रिक भी है, ठीक है ना। अगर भूल है 4 राज्य कौन से हैं, आम ताम। तो आ मतलब असम, ठीक है, मा मतलब मेघालय, ता मतलब त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ये, ठीक है। तो ये आप अपने तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर इसके बाद 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में है संबंध। ये छोटा सा कंटेंट याद रखना है। अब संबंध किसकी, अब यहाँ पर संबंध जो है हस्बैंड वाइफ के जैसे संबंध होते हैं ना, तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हम संविधान पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर संविधान, यहाँ इसके अनुसार हमको संबंध देखना है। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। संबंध का मतलब होता है भाई हमारे संविधान ने तुमको क्या काम दिया है, तुमको क्या अधिकार दिया और हमको क्या अधिकार दिया है। तो ये सारी जो बातें डिस्क्राइब है, ये सारी बातें आपकी 7वीं अनुसूची में बताई गई हैं। और इसके लिए यहाँ पर देखो याद कैसे करोगे आप, जैसे शादी होती 7 फेरे लेते हैं तो संबंध बनते हैं तभी, है ना। तभी ये दो हस्बैंड वाइफ दोनों कहलाते हैं। 7 फेरे लेने के बाद एक संबंध बन गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बन गया। तो वैसे ही 7 फेरे और 7वीं अनुसूची एक ही है, सेम, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में संबंध किसके, केंद्र और राज्य के लिए। तो यहाँ पर जो संबंध है, इन संबंधों को डिस्क्राइब करने के लिए संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियां रखी गई हैं। इन 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां रखी गई हैं, ठीक है। ये सूचियां कौन कौन सी है जो 7वीं अनुसूची में बताई गई हैं? संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो थी, संघ सूची का मतलब होता है कि जिन विषयों पर संघ अर्थात केंद्र कानून बनाए, मतलब जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उसको संघ सूची के विषय कहते हैं। जिन विषयों पर राज्य कानून बनाए, राज्य मतलब विधानसभा कानून बना सकती है, उसको राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची का मतलब जहां पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय संघ सूची में 97 विषय थे। आज 100 विषय हो गए हैं, मतलब 3 विषय केंद्र को ज्यादा दे दिए गए हैं। राज्य के विषय कम हो गए हैं, 66 थे, अब कितने हैं? वर्तमान में संघ सूची में 100, पहले 97 थे। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब कितने बचे? 61। समवर्ती सूची में पहले 47 थे और अब कितने बचे? 52। ये हैं 3 सूचियां। फिर इसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषा, राजभाषा। तो भारत में पहले कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से 14 और आज कितनी है? 22 भाषाएं हैं। देखिए याद करिए कैसे। संबंध तब तक अच्छे बने रहते हैं भैया जब तक भाषा अच्छी होगी। अच्छे से प्रेम पूर्वक बोलोगे तो संबंध अच्छे बने रहेंगे। तो मतलब संबंध के बाद भाषा हो गई, है ना, भाषा है। संबंध अच्छे बनाने हैं तो भाषा अच्छी होनी चाहिए। तो भाषाएं हो गई, राजभाषा 8वीं अनुसूची में। फिर 8 अनुसूचियां ये जो थी ये हमारे मूल संविधान में थी। इसके बाद जब संविधान लागू हो गया तो भारत में समस्याएं आने लगी किसकी? संपत्ति की, प्रॉपर्टीज की, है ना। तो यहाँ पर संपत्ति के लिए कुछ कानून जोड़े गए। यहाँ पर क्या कानून जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां। मतलब राज्य जिन संपत्तियों का अधिग्रहण करेगा उसके लिए जो कानून बनाए जाएंगे, इन सभी बातों के बारे में 9वीं अनुसूची में बताया गया। तो संपत्ति का अधिग्रहण, ऐसे सिर्फ शॉर्ट में याद रखिए, संपत्ति का अधिग्रहण, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी इसके अधिग्रहण की बात हो रही है, ये 9वीं अनुसूची में। ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है आपकी पहले संविधान संशोधन में, याद रखिएगा। ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में ही, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ और संपत्ति का अधिग्रहण 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 10वीं अनुसूची में है दल बदल, डिफेक्शन एक्ट।
दल बदल, क्योंकि आगे चल करके लोग दल बदलू होने लगे, मेरी पार्टी से चुनाव जीता है ना, और फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, बड़ी पार्टी ज्वाइन कर ली, है ना। तो इस प्रकार से मेरी पार्टी के चलते तुम चुनाव जीतते हो और आगे चल के धोखा दे देते हो, ऐसी प्रवृत्तियां आने लगी। दल बदल अधिनियम लाया गया इस चीज को रोकने के लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि ये दल बदल अधिनियम ये जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन 52nd अमेंडमेंट 1985 में। फिर पंचायती राज और नगर पालिका निगम, पंचायती राज और नगर पालिका निगम म्युनिसिपैलिटीज ये दोनों साथ में जोड़ी गई हैं। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 और नगर पालिका निगम 74वां संविधान संशोधन 1992। तो ये 12 अनुसूचियां दोस्तों हैं। अब मैं एक बार रिपीट करता हूँ शॉर्ट में, आपको कैसे पढ़ लेना है यहाँ पर जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए पहली में क्या है, परिचय, ठीक है। दूसरी में क्या है, परिचय के बाद आपको एक पद मिल गया और पदाधिकारी जो होते हैं वो क्या करेंगे, सैलरी के बिना काम नहीं करेंगे। दूसरी में क्या है, परिचय, परिचय के बाद वेतन भत्ते, फिर अब काम स्टार्ट करना है तो क्या करनी पड़ेगी, हमें शपथ लेनी पड़ेगी। तीसरी में क्या है, शपथ है। फिर चौथी में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किसके लिए, राज्यों और संघ राज्यों के लिए, स्टेट एंड यूटीज के लिए, ये हो गई। फिर पांचवी और छठवीं में क्या है, ये पांचवी और छठवीं जो है वो किसके लिए है, जनजातियों से रिलेटेड है। देखो पांचवी और छठवीं दोनों जनजातियों से रिलेटेड है। तो पांचवी में क्या है, किसी भी स्टेट वगैरह का वर्णन नहीं है। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र है। और छठवीं में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है। 5 और 6। फिर 7वीं में संबंध, 8वीं में भाषा, 7 में संबंध, 8 में भाषा, 9 में संपत्ति का अधिग्रहण, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज और 12 में नगर पालिका निगम। ये 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, ठीक है। और ये 12 अनुसूचियां जो है आपको आज अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे एक बार तो मुझे नहीं लगता कि आपको जल्दी ये भूलेगा, एग्जाम में आपको कराएगा। अब यहाँ से भाषा वो कैसे भी बनाते प्रश्न पूछने वाला है ना, उसमें आपको मेन कंटेंट दिख जाएगा और मेन कंटेंट देख लेंगे आप तो आप आसानी से अनुसूची का क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो ये 12 सूचियां। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या हो, इससे रिलेटेड कुछ बातें अगर पूछनी हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आप लोग को कुछ लगता है कि अगर हमें कुछ और आपके सुझाव के अकॉर्डिंग हम और कुछ बेहतर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे या फेसबुक पेज पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर भी है, अवेलेबल है हमारे चैनल के नाम से, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसमें इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस हमारे इन चैनल्स में आपको सारे लिंक्स वीडियोस की ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। आपको करंट अफेयर्स के भी उसमें मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ETC एजुकेशन ग्रुप का ये नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी में भी आप हमें इसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो संविधान में हमने आपको संविधान का गठन बता दिया, संविधान के गठन होने के बाद भाग 22 थे उसके बारे में भी बता दिया। आज हमने अनुसूचियां भी बता दी आपको। अब एक कंटेंट थोड़ा सा ये बचा है कि संविधान के जो स्रोत हैं, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। स्रोत बहुत सारे हैं, मैं आपको इसी तरह से जैसे मैंने अनुसूचियां बताई हैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ स्रोत से जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्रोत, सोर्स मतलब, सोर्स का मतलब ये होता है कि हमारा जो भारतीय संविधान बना है, इस संविधान को बनाने के लिए हमने इस संविधान में जो भी कंटेंट्स हमने इसमें शामिल किए हैं, ये चीज़ें हमने कई देशों से विचारात्मक रूप से ली हैं। अर्थात अम्बेडकर साहब ने हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए तकरीबन 60 देशों, 60 कंट्रीज, 60 देशों के संविधान को पढ़ा है, देखा है, तब जा कर के कुछ ना कुछ वहाँ से विचार लिए हैं, उसमें अपने विचारों को, अपने दिमाग को लगा करके उसमें कई चीज़ों को मॉडिफाई किया है, तब जा कर के इतना वृहद, इतना बेहतरीन संविधान बन पाया है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 देश आपको याद रखना है, 10 देशों से हमारे
मेन सोर्स हैं जो जिसमें हमने अपने संविधान में चीज़ें कुछ ना कुछ शामिल की है। सबसे बड़ा स्रोत है, आपको बता दूं मैं, सबसे बड़ा स्रोत है आपका भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, यानी रूल एक्ट 1935। ये सबसे बड़ा सोर्स है। हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें वहीं से उठाई गई हैं, ठीक है। दूसरा सोर्स है आपका एक नेहरू रिपोर्ट, जो मैंने आपको बताया है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम फॉर्मेशन नेहरू रिपोर्ट की कई बातों को हमने अपने संविधान में शामिल किया है। और अब यहाँ पर संविधान के जो 10 देशों के सोर्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सोर्स है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का संविधान से कई बातें हमने ली हैं और सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली बात है वो है आपकी संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यहीं से लिया है, ठीक है। हमारे देश की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है, और ये संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है वो आपको हम आगे बताएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली याद रखना है आपको कि कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। एक और बात बता दूं जो ली गई यहाँ से, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता अर्थात भारत के जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके पास एक ही देश की नागरिकता होगी, वो होगी भारत की नागरिकता। आप भारत में रहकर के किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। या आप भारत के ही नागरिक रहोगे, ऐसा नहीं कि आप यूपी में रह रहे तो यूपी के भी नागरिक हो और इंडिया के भी नागरिक हो। अमेरिका में दोहरी है, अपने इंडिया में एकल नागरिकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। फिर दूसरा है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां से हमने क्या लिया है, यहां से कई बार जो पूछा गया एग्जाम में वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा बार पूछा गया, कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी छोटी छोटी मतलब बातें हैं जो पूछी गई हैं, लेकिन ज्यादातर यही पूछा गया है। जैसे संघात्मकता का विचार, फेडरलिज्म थॉट, ये जो संघात्मकता का विचार है कि भारत भी एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, है ना, कैसा संघ होगा, यहाँ पर ये जो संघात्मकता का जो विचार आया है, आइडियोलॉजी आई है, ये हमने अमेरिका से ली है, ठीक है। केवल विचार हमने अमेरिका से लिया है, इसके अंदर की कॉन्सेप्ट जो है वो हमने अमेरिका से लिया है, ध्यान रखिएगा, विचार हमने केवल अमेरिका से लिया है, ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये वाइस प्रेसिडेंट जो पद है ये भी हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक स्वतंत्रता। न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब है न्यायपालिका को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिया जाएगा, अर्थात न्यायपालिका अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र होगी, न्यायपालिका के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट को भी हमने अमेरिका के ही संविधान से लिया है, ठीक है। संविधान से लिया मतलब वहां से कॉन्सेप्ट उठाए हमने, विचार ऐसा नहीं कि हमने पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। ये लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा है आपका, देख लीजिए, कनाडा। कनाडा एक बात और उसमें अमेरिका बता दूं, इसमें जो प्रस्तावना का विचार है, प्रस्तावना का जो विचार आया है ये विचार भी हमने अमेरिका से लिया है, विचार अमेरिका से लिया है। अब देखिए कनाडा से हमने, देखिए अमेरिका से हमने लिया संघात्मकता का विचार, है ना, लेकिन यहाँ पर हमने जो संघात्मकता ली है, संघात्मकता या संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स, संघात्मकता की विशेषताएं जो है, जो इसके अंदर की बातें हैं कि संघात्मकता कैसी होगी, मतलब हमारा जो इंडियन यूनियन है ये किस प्रकार का यूनियन होगा, ठीक है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे, ये सारी जो बातें हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये हमने कहाँ से लिए, अमेरिका, कनाडा से। मतलब विचार हमें अमेरिका से आया, ठीक है, और इसके अंदर की जो बातें विशेषताएं हैं वो हमने कनाडा से ली। ऐसा समझ लीजिए, जैसे हमें मैगी खाना है तो मैगी खाना है,
ये मुझे इसको देख के पता चला, ठीक है ना। लेकिन मैगी मैं बनाऊं किस तरह से, तो मैगी मैंने जो बनाई है उसकी जो रेसिपी है वो इसकी तरह, जैसे इसने मैगी बनाई है तो रेसिपी इसकी और खाने का विचार इसकी तरह आया, ठीक है। तो ऐसा है कि विचार कहीं और से और रूपरेखा कहीं और से। ये होगी संघात्मक विशेषताएं। इसके अलावा चौथा है, आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया क्या, ये देखिए यहाँ पर लिखा, अमेरिका से हमने लिया प्रस्तावना का विचार, ठीक है ना। और प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, वहाँ की लैंग्वेज है ना, उसका डिसिप्लिन, जो भी उसकी भाव, ये सारी बातें हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से। शब्दों पर ध्यान रखिएगा मित्रों, ठीक है ना, विचार और भाषा, ठीक है, विचार और विशेषताएं। फिर पांचवा आप ले लीजिए जर्मनी से हमने लिया क्या, आपातकालीन व्यवस्था, इमरजेंसी, जैसे युद्ध वगैरह हुआ, आक्रमण वगैरह हुआ, तो इस परिस्थिति में भारत में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाएगा, इमरजेंसी लगाई जाएगी। इमरजेंसी के दौरान क्या किया जाएगा, मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा, कैसे होगा, है ना, ये सारी बातें जो हैं, इमरजेंसी को हमने जर्मनी से लिया। फिर जर्मनी के बाद हम पहुंचते हैं आयरलैंड, ये इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा। आयरलैंड से कई बार पूछा गया है। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड से लिया है, राज्य के कर्तव्य कहलाते हैं ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में। फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया है हमने, दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 के तहत हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं ना, जैसे अनुसूचियां 8 थी, 9 हुई, 10 हुई, 11 हुई, 12 हुई, ये जो संविधान संशोधन किया जाता है, ये संविधान संशोधन का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में है, 368 में है। तो ये दक्षिण अफ्रीका से ये बात हमने ली है, संविधान संशोधन करने की। फिर आठवीं बात है, ये हम देख लेते हैं कहाँ से, एक जापान से भी हमने लिया है, जापान से लिया हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो भी, मतलब यहाँ पर जो भी काम होंगे वो विधि के अकॉर्डिंग ही होंगे, मतलब लॉ जैसा होगा, लॉ के अकॉर्डिंग ही काम होगा, बिना लॉ के कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब पहले अगर कोई भी हमें काम करना है तो पहले लॉ बनाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग तभी हम वो काम कर पाएंगे, या लॉ नहीं तो पहले लॉ बनाओ फिर उसके बाद काम करो, ठीक है। तो ये है विधि के द्वारा, मतलब बिना विधि, बिना कानून के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं होगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है, ठीक है। फिर क्या बचा यहाँ पर, ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान, फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मकता, रिपब्लिक सिस्टम। गणतंत्रात्मकता का मतलब होता है जहाँ पर गण मतलब जनता का तंत्र, ठीक है, पब्लिक का सिस्टम, अर्थात शॉर्ट में ये समझिए कि जहाँ पर जिस देश का जो मुखिया होता है अगर वो पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होता है, वो आपका गणतंत्र देश कहलाता है, गणतंत्रात्मक रिपब्लिक कंट्री कहलाती है, ये कहलाती है गणतंत्रात्मकता। और 10वां है आपका, क्या है, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान, फ्रांस। चलिए मैं इसके ऊपर शॉर्ट में याद कर रहा हूँ, फिर 10वां बताता हूँ। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, ये याद रखना है, ठीक है। कनाडा से संघात्मकता विशेषताएं ली हैं हमने, ये याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, जर्मनी से हमने आपातकालीन व्यवस्था, इमरजेंसी, आयरलैंड से डीपीएसपी, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मकता ली है, ठीक है। ये 10वां देश क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। कभी जो है दिमाग से निकल जाता है। रूस, वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं इतना बड़ा देश है किनारे कैसे हो गया। रूस से हमने लिया है
मौलिक कर्तव्य, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बातें आपकी पूरी हुई मित्रों, ठीक है। तो आपको अनुसूचियां याद हो गई, आपको संविधान के जो सोर्स हैं ये याद हो गए, ठीक है, भाग हो गए, मतलब फाइनली मैंने आपको पूरा संविधान का ये बेसिक बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा जो अगला लेक्चर होगा, अगली क्लास होगी, संविधान तो बना दिया है हमने, लेकिन संविधान को बनाना इतना आसान नहीं था। संविधान को बनाते बनाते बहुत सारी समस्याएं आती रही। उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या थी देशी रियासतों का विलय, क्योंकि भारत को हमें एक संघ के रूप में ढालना था, कन्वर्ट करना था, एक भारतीय संघ बनाना था। और संघ बनाने के लिए हमें बनाने थे राज्य और यूनियन टेरिटरीज। राज्य का मतलब जो बड़े होते हैं, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और यूनियन टेरिटरीज उसे बनाया जाता है जिसका एरिया ज़्यादा बड़ा ना हो, पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो, उनको हम यूनियन टेरिटरीज बना देते हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पर राज्य बनाने थे। पहले प्रांत होते थे, देशी रियासतें होती थी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये प्रांत और देशी रियासतों को हटा करके हमें यहाँ पर राज्य बनाए जाने थे। तो राज्य यहाँ पर बनाने की जब बात आई तो सबसे बड़ी समस्या थी देशी रियासतें। इन देशी रियासतों को हमारे अंग्रेजों के द्वारा आज़ादी के लिए जो भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947, ये जो एक्ट लाया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 जो लाया गया था, इस एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान की बात तो रख दी गई थी, साथ में देशी रियासतों को भी अधिकार दिया गया था लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। ये क्या है? देशी रियासतों का विलय जो है किया जाएगा, और देशी रियासतों का पर जो विलय होगा इसके लिए लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ये प्रोसीजर इसमें लाया गया था। ये क्या है? इसके अंतर्गत देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे, या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या तो वो चाहें तो आज़ाद रहें, अपना एक अलग देश बनाएं, एक अलग व्यवस्था बनाएं। तो इसलिए यहाँ पर अब इतना बड़ा भारत है, भारत के बीच बीच में छोटी देशी रियासतें हैं। अगर कोई बीच में छोटी देशी रियासत है और वो देशी रियासत शामिल नहीं होना चाहती है, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, तो अब वो लोग भारत के प्रशासन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए इतना विशाल भारत है और इस विशाल भारत में छोटी सी देशी रियासत है, चारों तरफ भारत, बीच में जो है ये छोटा सा देश, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रशासन में दिक्कत आएगी, इसको भी दिक्कत आएगी, हमें भी दिक्कत आएगी। या फिर मान लो ये देशी रियासत अगर पाकिस्तान में शामिल हो गई है तो ये इतना छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा और इतना बड़ा विशाल भारत, तो कई समस्याएं आ रही थी। तो यहाँ पर संविधान विशेषज्ञों के सामने यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी कि देशी रियासतों का विलय कैसे किया जाए। तो फाइनली यहाँ पर लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के तहत भारतीय क्षेत्र में लगभग 565 देशी रियासतें थी। यहाँ पर इन 565 देशी रियासतों के सामने लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के तहत 3 विकल्प दिए गए थे, और इन तीनों विकल्पों के तहत तकरीबन 562 देशी रियासतें ले दे करके भारतीय संघ में शामिल हो गई थी। लेकिन 3 देशी रियासतों ने अलग रहने का निर्णय लिया था। ये 3 देशी रियासतें कौन हैं? इन्होंने अलग रहने का निर्णय क्यों लिया? फाइनली ये तीनों देशी रियासतें भारत में मिल गई, और इनके मिलने के बाद भारत एक पूरा संघ बना। तो आइए हम अगला लेक्चर जो देखेंगे हमारा इन देशी रियासतों की पूरी कहानी पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई हैं, अगर कुछ लगा है कि हमने आप कुछ सीखा है हमारे चैनल के द्वारा, तो मेरा ये वीडियो लाइक करिए और शेयर करते रहिए। और मित्रों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, ठीक है, जिससे हमारा अगला लेक्चर जो अपलोड होगा उसके लिंक आप तक आसानी से पहुंच जाए, आपको पता चल जाए और आप लोग देखते रहें हमारे वीडियोस को। तो इस लॉकडाउन में आप लोग घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, हमें कुछ कमेंट्स करते रहिए, ठीक है, कुछ सुझाव देते रहिए, कुछ हमसे क्वेश्चन करते रहिए, जिससे हम आपका मार्गदर्शन करते रहें। तो फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।